यानी कितनी रफ्तार हमारी बढ़ी है। यह देश जब आजाद हुआ था, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आए थे वो नेशनल एवरेज के बराबर थी या उससे अच्छी थी। उर्वरा भूमि थी, हमारे पास पहले से ही जल संसाधन प्रचुर मात्रा में था। उस समय उद्योग भी उतने नहीं लगे थे। खेती, किसानी, पशुधन यह अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को इसका सर्वाधिक लाभ था। लेकिन लगातार हर पंचवर्षीय योजना तो देश के विकास के लिए बनती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर थी, लगातार गिरावट की ओर थी। और 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी, यहां की प्रति व्यक्ति आय। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2016-17 तक केवल 46,000 रुपये थी, अब वह बढ़कर के 1,10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी आंकड़े आएंगे उसमें वह 1.25 लाख रुपए तक जरूर पहुंच रही होगी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, कोई निवेश करने नहीं आता था, कोई तैयार नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतरीन वातावरण बना है हर एक सेक्टर में। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज अकेले इन 8 वर्षों में हम लोगों ने जो बड़ा निवेश कराया है उनकी संख्या अपने आप में ही मेरा अनुमान है कि 15 करोड़ का तो यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से ही हम लोगों ने करवाया है। एमएसएमई विभाग का अलग है, अन्य विभागों के अलग अलग है। और इस बड़े निवेश के माध्यम से हम लोगों ने लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा यहाँ पर दी है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपना लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश के पास 33 अलग अलग सेक्टर में निवेश करने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर के कार्य करने के लिए जो कार्य की एक निवेश के लिए अनेक फील्ड उत्तर प्रदेश के अंदर खुले हुए हैं। हर एक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में निवेश हो रहे हैं। कोई पिक एंड चूज नहीं। पॉलिसी के दायरे में कोई व्यक्ति आएगा, निवेश मित्र पोर्टल से करेगा, 500 से अधिक क्लियरेंस उसको एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होने की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति निवेश करने का इच्छुक है, एमओयू करते ही उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था निवेश सारथी के माध्यम से है। और किसी का प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया तो प्रोडक्शन प्रारंभ होते ही उस निवेशक के लिए प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था की गई है। अकेले एक वर्ष में हम लोगों ने 24-25 में ही अब तक हम लोग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंसेंटिव यहां जिन लोगों ने उद्यम लगाए थे और प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है उनको दे चुके हैं। यह किसी भी सरकार के जितना हमने एक वर्ष में दिया है, आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में इतना इंसेंटिव किसी भी उद्योग को नहीं दिए गए थे, निवेशकों को कभी नहीं दिए गए थे। हाँ, लोगों के मन में एक बात थी, सरकारें घोषणा तो करती थी, लेकिन जो अक्सर होता है कि मंत्र में नेता बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि वह सच नहीं होगा। और यही होता था। पॉलिसी के दायरे में लाने के बावजूद भी सरकारें इंसेंटिव नहीं देती थी और निवेशक भी ये मान लिया था कि साहब ये तो नेता की घोषणा है तो पूरी नहीं होनी है।
हमने कहा नहीं, अगर सरकार ने घोषणा की है तो ये नेता की नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आवाज़ है, उत्तर प्रदेश की बात है, पूरी होनी ही होनी है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे हर अक्षरशः लागू करने का कार्य किया है। आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई के सबसे बड़े केंद्र के रूप में आज देश के अंदर पुनर्स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो पहचान उसकी थी, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है, आज उसमें फिर से उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान बना दिया है। अब याद करिए, यहां की चीनी मिलों का क्या स्थिति हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद थी, बिक रही थी। 10-10 वर्ष 2017 में जब हम आए थे, 2007-8 से लेकर के 2017 तक के गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना किसानों का बकाया था। और आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 चीनी मिलों में 105 चीनी मिल ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। बाकी जो चीनी मिलें हैं, उन 17 चीनी मिलों में भुगतान तो वे भी कर रही हैं, हाँ उनमें थोड़ा लेट है, हम उसको भी समयबद्ध तरीके से भुगतान करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। देश का सर्वाधिक, यानी 1996 से लेकर के 1996 से 2017 तक गन्ना मूल्य का किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 8 वर्ष में हमने उससे अधिक 60,000 करोड़ रुपए, उससे अधिक यानी 2,80,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये है सरकार की स्पीड। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने आज एक नई छलांग लगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के बारे में तो हर व्यक्ति जानता था, सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं लगता था। एक्सप्रेसवे पिछली सरकारों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक उदाहरण में दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार की बेईमानी हावी थी। हम लोग जब आए, हमें बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मार्च में हमने शपथ ली, मई में मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, तो मैं तो प्रोग्रेस के लिए देख रहा था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रगति कितनी है। तो मुझे बताया गया कि साहब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों? सीएम ने तो, मैंने सुना है 2016 में इसका शिलान्यास कर लिया है। उन्होंने कहा साहब शिलान्यास हुआ है लेकिन लैंड ही नहीं है। अब अनुमान करिए, आप एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन लैंड नहीं है। तो मैंने उसका पूरा फिर से वो मांगा। मैंने कहा मुझे पूरा डिटेल में बताया जाए क्या है इसमें, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहा साहब लैंड नहीं। तो मैंने कहा लैंड एक्वायर करो। कहा साहब अभी अलाइनमेंट भी नहीं तय है कि कहाँ पे बनना है। तो मैंने कहा शिलान्यास किसका हुआ है? कहा, उन्होंने कहा अरे शिलान्यास देखते रहेंगे, बाद में बनता रहेगा, पहले शिलान्यास कर लेते हैं। और मैंने कहा ये मैंने सुना है कि इसमें ठेके भी आवंटित कर दिए गए। कहा हाँ साहब वो सब हो चुका है। अनुमान करिए कितना बड़ा मजाक होता था। मैंने कहा कितने में बांटे हैं? कहा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15,200 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा भी इसको फिर से कैंसिल करके अब अलाइनमेंट तय करो। इसमें अलाइनमेंट तय किया गया और उसके बाद फिर से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 1 साल का समय लगा था। हमने टेंडर करवाए, वही पार्टियां आ गई और उन्होंने ठीक 15,200 करोड़ रुपए में ही फिर से टेंडर हुआ। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा भी 16 का टेंडर 18 में भी 15,200 करोड़ रुपए का ही कैसे हो रहा है? कुछ कम ज़्यादा तो होता।
2 साल के बाद कुछ दाम भी बढ़े होंगे, तो मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने फिर कहा कि भाई ये काम करो, अब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ और एक साथ देखो इसमें कैसे कुछ तो खेल हुआ था। और जब हम लोगों ने एक साथ मंगवाया तो आप आश्चर्य करेंगे कि वही एक्सप्रेसवे हमारा बना है 11,800 करोड़ रुपए में। जिसपे 15,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वही 11,800 करोड़ रुपए में बना है। यानी ये लूट थी। ये जो लोग इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड में होटल बनाते हैं, अपना वहाँ अय्याशी करते हैं, ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता का पैसा था। और बाद में शराफत का चेहरा लेकर के आपके बीच में आकर के मीठी मीठी बातें करके निकलते हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। अपने स्वार्थ के लिए उत्तर प्रदेश को जातिवाद के नाम पर बांटा है, और जब सत्ता में आते हैं तो परिवार का कब्जा जमा करके केवल परिवार की बात करते हैं। ये वही लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे अनंत एग्जाम्पल हैं आपके पास सामने। जहां जाएंगे वहां पे एक नया घोटाला मिलता था। यही उत्तर प्रदेश में होता था। और अपने घोटालों को, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए इन्होंने सरकार के पैरेलल समानांतर कुछ सत्ताएं उभारी थी हर जनपद में। उसी को कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनके कंपी उनमें छूटती थी। माफिया वहां पे अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। वही दंगा भी करवाता था, प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर धकेलता था, बेटी और व्यापारी के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था। और सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है। आपने देखा होगा